ठीक है। तो भाई लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था जावा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। एंड कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना क्या, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट शुरू किया था, ठीक है। हमने बोला था कि सबसे पहले हम डिसीजन मेकिंग को सीखेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा कंट्रोल फ्लो और सबसे पहला है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के अंदर हमने आपको बताया था कि दो मेनली आते हैं, एक इफ स्टेटमेंट, ठीक है, और एक हमारा होता है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो अभी हम लोग इफ स्टेटमेंट के अंदर गए थे और जहां मैंने आपको ये दो चीज़ें बता दी थी, इफ स्टेटमेंट भी पढ़ा दिया था और इफ एल्स भी बता दिया था, ठीक है। आज हम बात करेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की, जिसको एल्स इफ क्लॉज भी बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो मैं हेडिंग डाल लेता हूँ नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स, जहां भी वर्ड नेस्टेड आए मतलब समझ जाओ एक के अंदर एक। तो अगर इफ एल्स के अंदर इफ के अंदर वापस से इफ एल्स है या इफ के अंदर वापस से इफ है तो उसको नेस्टेड इफ बोलेंगे। इफ के अंदर इफ एल्स है तो उसको आप नेस्टेड इफ एल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मतलब नेस्टेड का मतलब हो गया कि एक के अंदर एक, ठीक है। मेन जो समझने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि कब हमें नेस्टेड इफ एल्स बनाना चाहिए, यूज़ केस क्या होगा, किस तरह का डेटा, किस तरह का सिनेरियो हमारे सामने आए कि हम नेस्टेड इफ एल्स के पास जाएं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है समझने की, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, एक उसूल देता हूँ आपको, ठीक है। ये उसूल, इस उसूल को अगर आप समझ गए तो आप मतलब कैसा भी डेटा होगा आप समझ जाएंगे कि कब हमें नेस्टेड इफ एल्स के पास जाना है, कब इफ एल्स के पास जाना है, कब हमें एल्स इफ क्लॉज या इफ एल्स लैडर के पास जाना है। देखिए, अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास इफ़ यू हैव, मैं इसे लिख देता हूँ स्टेटमेंट, इफ़ यू हैव, कोई आ रहा है पहले हम एक्सेप्ट कर लें, मेक श्योर आप लोग सब लोग टाइम पे आएँ अदरवाइज जैसे बीच में क्या होता है ना, क्लास डिस्टर्ब होगी। कोई अभी तो आया यार, ब्लिंक हुआ था, ठीक है। करण है। तो मेक श्योर आप लोग सब लोग टाइम पे आएँ ताकि क्लास ऐसे डिस्टर्ब ना हो। तो नेस्टेड इफ एल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है कि कब यूज़ करना चाहिए पहले हम ये समझेंगे। सो इफ़ यू हैव टू प्रिंट अ सक्सेस मैसेज, ठीक है। अगर आपको एक सक्सेस मैसेज प्रिंट करना है, इफ़ यू हैव टू प्रिंट अ सक्सेस मैसेज, ठीक है, बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन मल्टीपल मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है, बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस। अगर आपको एक सक्सेस मैसेज, एक का मतलब ये नहीं कि एक आउटपुट, एक का मतलब है कि एक कोई सक्सेस आप मैसेज प्रिंट कर रहे हो, एक लाइन चार लाइन जितने का भी, ठीक है। इफ़ यू हैव टू प्रिंट अ सक्सेस मैसेज बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन, कई सारी कंडीशन को चेक करने के बाद आपको सक्सेस मैसेज प्रिंट करना है, ठीक है। एंड यू हैव टू प्रिंट, म्यूट कर ले अपने साइड से सब लोग, यू हैव टू प्रिंट वन, या यू हैव टू प्रिंट वन वन एरर मैसेज फॉर ईच कंडीशन, फॉर ईच कंडीशन। क्या पॉइंट हमने लिखा है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अभी जब हम इसका एक एग्जांपल आपको बताएंगे। देखिए क्या मतलब हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेंगे तो आपको बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। सपोज आप एक कॉलेज की वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। कॉलेज की वेबसाइट बना रहे हो जिसमें आपने क्या किया है, स्टूडेंट से कुछ डेटा लिया है और कुछ डेटा लेने के बाद आप उसको एलिजिबल या नॉट एलिजिबल का एक मैसेज प्रिंट करवा के दोगे। आपकी कंडीशन ये है कि आपको उसको एलिजिबल दिखाना है कब, अगर उसका परसेंटेज 60 से ज़्यादा है। पहला कंडीशन ये, सिर्फ 60 से ज़्यादा है तो वो एलिजिबल नहीं हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये होगा कि कुछ भी हो सकता है, मान लो परसेंटेज कर लिया मैंने और पिन कोड कर लेते हैं, ठीक है। पिन कोड उस बंदे का
मतलब ये होना चाहिए 1 2 1 2, ठीक है। अगर बंदा 1 2 1 2 1 2 वाले पिन कोड एरिया का है और परसेंटेज 60 से ज़्यादा है, ठीक है। और कुछ बताओ एक आध कंडीशन एलिजिबिलिटी कर के लिए। हम चेक करेंगे माइग्रेशन उसके पास होना चाहिए या टीसी होना चाहिए। तो इज या फिर टीसी को हम करेंगे यस, ठीक है। तो मैं करूँगा टीसी जो है वो यस होना चाहिए, वाई होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बंदे का परसेंटेज 60 से ऊपर है, पिन कोड उसके पास, उसका पिन कोड 121, या पिन कोड में हटा लेता हूँ इनफैक्ट, चलो टीसी वाला ले लो ना, चलो ये हटा लेते हैं। तो परसेंटेज 60 से ज़्यादा होना चाहिए, उसके पास टीसी होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। अगर मान लो मैथ वाला कोई बना रहे हो सेक्शन, तो फिज़िक्स पीसीएम में उसके मतलब जो मार्क्स हैं वो मान लो कि 50% से ऊपर होने चाहिए। पीसीएम के मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री मीन तीनों के मिला के 50% से ऊपर होने चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो मुझे उसको क्या करना है, उसको एक आउटपुट देना है, यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन, ठीक है। कॉलेज एडमिशन का अपने वेबसाइट बना रहे हो कुछ ऐसा। और अगर मान लीजिए कि इसमें से कोई एक भी गड़बड़ है या दो गड़बड़ है या कुछ तो ऐसा होगा ना कि गड़बड़ होगा। अगर मान लो अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। अगर कुछ भी गड़बड़ है, मान लो अगर परसेंटेज गड़बड़ है, तो आपको प्रिंट करना है नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। रीज़न आपको कोलन रीज़न देना है, लेस या लो परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है। इसी तरह आपको आपको अगर मान लीजिए परसेंटेज 70 है लेकिन टीसी उसके पास नहीं है, तो आपको देना है नॉट एलिजिबल, नो टीसी, ठीक है। या मान लीजिए कि परसेंटेज भी 60 से ऊपर है, टीसी भी है, पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 49-48% बना है, बाकी हिंदी में और इंग्लिश में नंबर उठा के उसने 60% बना लिया है, तो वैसा बंदा अलाउड नहीं होगा। तो उसके लिए हम बोलेंगे कि नॉट एलिजिबल बिकॉज ऑफ लो लो पीसीएम मार्क्स, ठीक है, लो पीसीएम। अब यहाँ पे देखिए, ये इस तरह का सिचुएशन आपके सामने कल को कंपनी के अंदर रियल टाइम में आ सकता है। ये कोई बहुत ऐसे ही, मतलब मैंने अनरियलिस्टिक बात नहीं करी है, ऐसा होता है, आप भी जानते हैं, ये बहुत ही कॉमन बात है, ठीक है, कॉलेज वगैरह में। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको यू आर एलिजिबल, दिस इज योर सक्सेस मैसेज, ठीक है, ये आपका क्या है, सक्सेस मैसेज है। और ये सक्सेस मैसेज कब प्रिंट करना है, क्या सिर्फ परसेंटेज के 60 से होने से, या बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन? सो इट इज बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन, नॉट बेस्ड ऑन वन कंडीशन, ठीक है। ध्यान देखिए, यहाँ पे कई सारे कंडीशन को के ट्रू होने पे हमें एक कंडीशन अगर प्रिंट करनी है तो नेस्टेड का सीन बन रहा है। देखिए, इफ यू हैव टू प्रिंट अ सक्सेस मैसेज, आपको एक सक्सेस मैसेज प्रिंट करना है बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन। ये इतना अगर आप पॉइंट देखेंगे तो ये मेरा ये पॉइंट इस बात को एक स्टेटमेंट में बोल रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद हो सकता है कि कोई कंडीशन आपकी इसमें से फॉल्स हो, तो हम अपने यूज़र को बताएंगे ना भाई, कोई भाई आप एक एडमिशन फॉर्म की वेबसाइट बनाए हो, तो भाई अगर बंदा एडमिशन अगर आप उसका नहीं ले रहे हो तो रीज़न बताओगे ना कि तुम्हारा पास टीसी नहीं है या तुम्हारा परसेंटेज लो है, रीज़न तो हमें बताना ही पड़ेगा। सो हर एक कंडीशन का एक एक एरर मैसेज, मतलब एक एरर मैसेज होना चाहिए। तो यही मैंने लिखा है, एंड यू हैव टू प्रिंट, एंड हियर यू हैव टू प्रिंट वन एरर मैसेज फॉर ईच कंडीशन। एक एक एरर मैसेज हर कंडीशन का मतलब होना चाहिए। मतलब परसेंटेज अगर 60 से कम है तो उसका एक एरर मैसेज होना चाहिए, लो परसेंटेज, ठीक है, टीसी नहीं है तो उसका, पीसीएम नहीं तो उसका। ऐसी कंडीशन है तो बेस्ट सुटेबल आपको बिना कुछ सोचे सीधे चल जाना है, आपके पास आज सीधे चल जाना है आपको नेस्टेड इफ एल्स। ये प्रॉब्लम नेस्टेड इफ एल्स से ही सॉल्व होगी, ठीक है। तो आइए इस तरह की प्रॉब्लम को हम एक बार कोड करने की कोशिश करते हैं। तो आ जाता हम इधर इक्लिप्स के अंदर, एंड यहाँ सिंपल हम एक क्लास बना लेंगे, लॉन्च, ठीक है।
एंड पैकेज का नाम कर लेते हैं com.menapp। ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। हमें अच्छा, हम यूज़र इनपुट लेना नहीं सिखाए ना आपको। यूज़र इनपुट भी कर लिया जाए, कब तक हम लोग सिंगल सिंगल फिक्स वैल्यू लेंगे, है ना। तो चलो इस टास्क करने से पहले मैं आपको यूज़र इनपुट लेना सिखा देता हूँ। यूज़र इनपुट कैसे, यूज़र इनपुट जावा में कैसे लिया जाएगा। ठीक है, आएंगे इस पे आएंगे, बस 5 मिनट का खेल है यूज़र इनपुट का। यूज़र इनपुट लेने के लिए सी या सी प्लस प्लस में, या सी प्लस छोड़ो, सी लैंग्वेज में बताओ कि यूज़र इनपुट लेने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। पहली बात तो स्कैनर सर। हाँ, पहली बात तो यूज़र इनपुट बोलते किसको है, यही कुछ लोगों को डाउट होता है। यूज़र इनपुट हम उस इनपुट को बोलते हैं जो कंसोल से दिया जाता है। एप्लीकेशन हमने बनाया, एप्लीकेशन बना के मैंने अपने दोस्त को दिया, कैसे, यहाँ पे रन बटन दबाया, ठीक है, रन बटन दबाया और कंसोल ओपन हुआ, और कंसोल में से अगर कोई बंदा हम इनपुट अगर दे रहा है उसको बोलेंगे यूज़र इनपुट। और जो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये 100 जो है, ये भी एक इनपुट है, बट ये प्रोग्रामर के द्वारा इनपुट दिया गया है ना। तो जो भी इनपुट कंसोल से दिया जाएगा उसको बोलेंगे यूजर इनपुट। अब आप बोलेंगे यार हम ही प्रोग्रामर, हम ही यूजर है। यस, आप ही प्रोग्रामर और आप ही यूजर हो, पर जो कंसोल से आप दोगे तो उस समय आप एज अ यूजर बन जाओगे, और जब कोड में अगर वैल्यू दोगे तो एज अ प्रोग्रामर आप दे रहे हो। एक इंसान के मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं, उसी को तो पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, हम आगे जावा में पढ़ाएंगे आपको। एक इंसान बाप भी है, भाई भी है ना, दोस्त भी है। एक इंसान के कई रूप है ना भाई साहब, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। सो हम ही हैं भाई, हम अभी प्रोग्रामर हैं, हमने 100 वैल्यू दिया, एंड अभी तो हमने 100 वैल्यू दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि इनपुट बाय प्रोग्रामर। ठीक है, इनपुट बाय प्रोग्रामर। वहीं मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, मैं कुछ रन करके कुछ दिखाता हूं आपको। ये आपका प्रोग्राम रन हुआ, ठीक है, प्रोग्राम आपका रन हुआ, और रन करने के बाद अगर यहाँ से अगर इनपुट दिया जाए, अभी चूंकि नहीं दे पा रहे हैं, उसको बोलते हैं यूज़र इनपुट, इनपुट बाय यूज़र। यूज़र इनपुट के लिए हमारे पास जावा के अंदर बने बनाए प्री डिफाइंड कोड लिखे हुए हैं। हमें उन प्री डिफाइंड कोड को यूज़ कर लेना है, प्री डिफाइंड कोड को। अभी वो कोड आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। उस कोड में कई कुछ सिंटेक्स, अभी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि वो आपको तभी समझ में आएगा जब एक बार आप ऊप्स पढ़ लेंगे। तो तो अभी तक आप जैसे ये प्रोग्राम लिख रहे हो, आप बना रहे हो, अभी क्या आपको स्टैटिक समझ में आता है? नहीं आता होगा। क्या है स्टैटिक, पता ही नहीं। क्या आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पे ये क्यों दिया हुआ है, स्ट्रिंग एरे? नहीं, नहीं पता आपको ये सारी चीज़ें। तो कुछ चीज़ें हम इग्नोर करके शुरू में चलते हैं। जावा पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि कुछ चीज़ों को इग्नोर करके चला जाए, जब उसका राइट टाइम आएगा तो वो चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। तो इसीलिए अगर यूज़र इनपुट हमें लेना है तो आप बस एक लाइन ध्यान में रख लें कि हाँ, ये लाइन लिखेंगे तो यूज़र इनपुट मिल जाएगा। अब उस लाइन का क्या मतलब, उस लाइन के पीछे क्या कहानी है, क्या एक्सप्लेनेशन है, ये सब हम ऊप्स में सीख जाएंगे। ऊप्स तक बस वेट कर लें आप, हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए यूज़र इनपुट के लिए जावा के अंदर एक क्लास दी गई है स्कैनर नाम की। ये कहाँ पे पाई जाती है? जावा डॉट यूटिल पैकेज में क्लास है। तो आप जाहिर सी बात है कि इसका पहला जो कैरेक्टर होगा वो अपर केस में होगा, ठीक है। तो हमने किया यहाँ पे स्कैनर, स्कैनर स्कैन इज इक्वल टू, आपको क्या लिखना है? स्कैनर स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। फिर इसके अंदर आपको लिखना है सिस्टम डॉट इन। अभी आप बोलेंगे ये क्या हो रहा है भाई साहब, क्या है सिस्टम, क्या है इन, क्या है न्यू? ये सब अभी आपको नहीं सोचना है। बस हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान ये देना है कि स्कैनर एक इनबिल्ट क्लास है, ठीक है। अब बहुत ध्यान समझिएगा, मैं यहाँ से ये लाइन हटा रहा हूँ पहले, ठीक है। ये हमने हटा दिया। अब मैंने स्कैनर लिखा है तो इस पे एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक इनबिल्ट क्लास है ना। इनबिल्ट क्लास है स्कैनर, तो जब भी आप कोई इनबिल्ट क्लास यूज़ करते हैं
जो कि JRE सिस्टम लाइब्रेरी के अंदर होती है, तो हमें बताना पड़ता है कि वो क्लास आप किस लोकेशन से इंपोर्ट कर रहे हो, कहाँ से उठा रहे हो। तो मैं स्कैनर क्लास आपको दिखाऊं, जावा बेस के अंदर एंटर जब करेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे जावा बेस के अंदर एंटर करेंगे तो इसमें आपको जावा डॉट यूटिल में आ जाइए आप, जावा डॉट यूटिल, ये रहा जावा यूटिल ओनली ना, यूटिल से बहुत सारे हैं, जावा यूटिल ओनली, यूटिल को ओपन करेंगे आप। तो यहाँ पे आपको नीचे अगर आप आएंगे, सी यहाँ पे कहाँ गया भाई साहब, स्कैनर, थोड़ा सा ज़्यादा ही नीचे आ गए हम लोग, थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये देखिए स्कैनर। सो दिस इज़ योर क्लास। तो ये एक इनबिल्ड क्लास है, कहाँ पाई जाती है, जावा यूटिल पैकेज में, सी जावा यूटिल में। तो हमें ऊपर में बताना पड़ेगा कि भाई साहब जो मैं स्कैनर क्लास यूज़ कर रहा हूँ ये जावा यूटिल में पड़ी हुई है, ठीक है। तो हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे और हम लिखेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। कोई फिर से आ रहा है यार। सर एक स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। मेक श्योर आप लोग सर टाइम पे अटेंड करें, क्योंकि ऐसे क्लास क्या है बीच में डिस्टर्ब होती है, ठीक है, इसलिए हम 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। सात, मोस्टली हम 7, 7, 8 या 7, 10 से शुरू करते हैं। तो क्या है, मेरा फ्लो टूट जाता है, फिर चार्ज होने में हमें भी टाइम लगता है, ठीक है। ऑल राइट, सो स्कैनर क्लास जो है, ठीक है, वो हमें इंपोर्ट क्यों करनी पड़ी, क्योंकि स्कैनर क्लास भाई वो कहाँ रखी हुई है, जावा के JRE सिस्टम लाइब्रेरी के अंदर है। अब JRE सिस्टम लाइब्रेरी के अंदर तो यार बहुत सारे पैकेज हैं और बहुत सारी क्लासेस है, तो हमें बताना पड़ता है कि इस पैकेज वाली क्लास को उठाओ। अच्छा ये बताओ, क्लास का नेम क्या कीवर्ड होता है क्या? हम्म, नो सर। नहीं होता है। तो हम क्लास के अगर स्कैनर दिया गया है, ठीक है, हम एक ही नाम की 2 से ज़्यादा क्लास बना सकते हैं, बट शर्त यह है कि एक पैकेज में नहीं होना चाहिए। जैसे कॉम डॉट मेन ऐप के अंदर मैं आपको जब समझाने के लिए एक क्लास बनाता हूँ, स्कैनर, ये हमने बनाया। बहुत ध्यान समझिएगा जो मैं बात बता रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज बात समझ में नहीं आएगी आपको। अभी मैंने इसको हटा लिया, ठीक है, और ये सब हटा लेते हैं, ठीक है। ये हमने बनाया स्कैनर, एक स्कैनर स्कैन बनाया, ठीक है। अब आप बताइए कि ये जो स्कैनर है, स्कैनर नाम की 2 क्लासेस हो गई, एक हमारी वाली और एक कौन, जावा की, ठीक है। स्कैनर नाम की 2 क्लास है, एक स्कैनर क्लास जो है वो कहाँ पे है भाई, वो है कॉम डॉट मेन ऐप के अंदर, और एक स्कैनर क्लास है वो कहाँ है, जावा डॉट यूटिल के अंदर। ऐसे मल्टीपल पैकेजेस में, अलग अलग पैकेज में एक नाम की क्लास हो सकती है। अब मैं चाहूँगा कि कॉम डॉट मेन ऐप के अंदर फिर से स्कैनर क्लास की, स्कैनर नाम की क्लास बनाओ, तो पॉसिबल नहीं है। तो जावा यूटिल एक अलग पैकेज है, ये इनबिल्ट पैकेज है, ये हमने कभी नहीं बनाया, ये हमें मिला बना बना, ये इनबिल्ट पैकेज है। और ये हमारा बनाया हुआ है, हम इसको बोल सकते हैं यूज़र डिफाइंड, ठीक है, या हाँ यूज़र डिफाइंड बोल सकते हैं, ठीक है, यूज़र डिफाइंड। अब स्कैनर क्लास हमें 2 जगह से मिल रही है। यूज़र से इनपुट लेने वाली क्लास कौन सी है, ये वाली है यूटिल वाली कि अपनी वाली? यूटिल वाली सर। हाँ, तो ये है फॉर यूज़र इनपुट। अब भाई साहब जब हमने स्कैनर लिखा, क्लास को यूज़ किया, स्कैनर स्कैन लिखा, तो ये जो क्लास पे एरर नहीं आ रहा है, ध्यान समझिएगा, एरर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमारी जो लॉन्च क्लास है वो है कॉम डॉट मेन ऐप के अंदर, ठीक है। तो अगर कॉम डॉट मेन ऐप के अंदर आप कोई सी भी क्लास को यूज़ करते हो, कोई सी भी क्लास का नाम लिखते हो, एक क्लास का नाम लिखते हैं फिर एक सिंपल वेरिएबल का नाम देते हैं, ये सिंटैक्स आगे चल के आपको समझ में आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी लॉन्च क्लास में कोई दूसरी क्लास का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और वो दूसरी क्लास सेम पैकेज में हो जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं, तो इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या हमने ऊपर इंपोर्ट किया है? नहीं किया है।
क्यों नहीं किया है? क्योंकि लॉन्च किस में है? कॉम डॉट मेन ऐप में, और स्कैनर भी कहाँ है? कॉम डॉट मेन ऐप में। पता ये चला कि सेम पैकेज की क्लास को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर हम लिख दें नोट पॉइंट में, पहला कि यू नीड नॉट टू इंपोर्ट क्लासेस ऑफ यू नीड नॉट टू इंपोर्ट क्लासेस ऑफ सेम पैकेज। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? पहली चीज। सबको क्लियर होना चाहिए। सर एक बार आप रिपीट कर दीजिएगा, मेरे को clear नहीं हुआ। सेम पैकेज की क्लास को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। लॉन्च क्लास कौन से पैकेज में है? कॉम डॉट मेन ऐप। मेन ऐप। तो अब कॉम डॉट, अब लॉन्च के अंदर मैं अगर ऐसी क्लास को इस्तेमाल करूं जो कॉम डॉट मेन ऐप के अंदर ही बनाई गई है, तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। समझ गए? अब घर में कोई है, मान लो उमर नाम का कोई लड़का है, तो हम बोलेंगे उमर इधर आओ। जाहिर सी बात है, हम घर वाले अपने उमर को बुला रहे हैं। अब कोई बाहर से बंदा आया, उसका नाम उमर है, तो कौन उमर है? हाँ, ये इनके लड़के हैं उमर। बताना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, बाप का नाम इंपोर्ट करना पड़ेगा, मोहल्ले का नाम इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना? तो ऐसा ही कुछ सीन है। अपने घर के अपने पैकेज की क्लास को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, आप बोल रहे ठीक है अपने पैकेज की क्लास को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, और क्लास जानते हो अपर केस से जो भी चीज़ दिखेगी आपकी अपर केस, अपर कैमल केस में या पास्कल केस में जो भी चीज़ दिखेगी वो क्लास है। तो ये स्ट्रिंग भी तो क्लास है। अब ये स्ट्रिंग को क्या हमने इंपोर्ट किया है? नहीं किया है। तो क्या इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग क्लास मेरे सेम पैकेज में? अरे भाई, सेम पैकेज में स्ट्रिंग क्लास कहाँ है? दो ही है। ये स्ट्रिंग क्लास कहाँ है पता है आपको? यहाँ पे देखिए, जावा बेस के अंदर। ये इनबिल्ट कोड का हिस्सा है, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। जावा लैंग के अंदर आ जाएं, और जावा लैंग के अंदर आपको PQRSS, ये देखिए स्ट्रिंग क्लास। अब सवाल ये है कि जो आपने बोला कि ठीक है इन सेम पैकेज की क्लास को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, बट ये तो जावा लैंग में है। तो दूसरा नियम ये भी ध्यान रखें कि यू नीड नॉट टू इंपोर्ट क्लासेस ऑफ सेम पैकेज एंड जावा डॉट लैंग पैकेज। ये दो ऐसे पैकेज होते हैं, सेम पैकेज एंड लैंग पैकेज, जिनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इन दोनों को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। इनमें कुछ कोई भी आप क्लास अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो देखा जाएगा कि वो आपके क्या खुद के पैकेज में है, खुद के पैकेज में नहीं है तो ये भी देखा जाएगा कि क्या वो लैंग पैकेज में है। ठीक है, तो लैंग पैकेज में और अपने खुद के पैकेज में जो क्लास होती है उनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। उसके अलावा आप कोई भी क्लास इस्तेमाल कर लें, आपको वो बताना पड़ेगा कि ये क्लास कहाँ से उठाई गई है। तो अभी जो स्कैनर हम ले रहे हैं ये तो हमारी खुद वाली है, लेकिन अगर मैं ऊपर लिख दूं, नहीं खुद वाली नहीं यूज़ करना है भाई साहब, इंपोर्ट करना है मुझे स्कैनर क्लास। कहाँ से? जावा यूटिल पैकेज से। तुम लिखेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब ये स्कैनर कौन सी हो गई? देखिए कर्सर लेके जाएंगे, देखिए जावा यूटिल स्कैनर। समझ में आया? ठीक है ना? बताइए। यस सर। तो अब हम उस क्लास को इस्तेमाल कर रहे हैं जो जावा यूटिल पैकेज में जावा के डेवलपर्स ने हमारे लिए बना के रखी है। किस लिए? यूज़र इनपुट के लिए। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। तो मैं अपनी वाली जो क्लासेस को डिलीट कर देता हूँ, इट हैज़ नो यूज़, जस्ट समझाने के लिए बताया था। ठीक है, या छोड़ो रहने देते हैं, स्क्रीनशॉट में डाल देंगे आपको। देन सिंटेक्स क्या होगा? स्कैनर, स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, सिस्टम डॉट इन। आप मुझे बताइए सिस्टम कौन से केस में है? इन विच केस इट इज? हाँ, क्या होगा? ये मेथड होगा, क्लास होगा? क्लास है सर। क्लास है। पास्कल केस में अपर, हाँ अपर
अपर कैमल या पास्कल केस बोल सकते हो। इसका मतलब ये क्लास है, तो ये कौन सा पैकेज में होगी ये क्लास? हमारे में तो है नहीं, इंपोर्ट भी नहीं किया है। java.lang में। हाँ, जावा डॉट लैंग में होगी। अगर हम इंपोर्ट नहीं किए हैं और मेरे खुद के पैकेज में भी नहीं है, जाहिर सी बात है, मतलब ये जावा लैंग से उठाई गई है। तो जावा लैंग पैकेज को मैंने जैसा कि लिखा था कि आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम एक पैकेज की 2 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 10 क्लास को इंपोर्ट करते हैं। बार बार इंपोर्ट लिख रहे हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल दिस दैट, ऐसे इंपोर्ट कर रहे हैं। मान लो इंपोर्ट हमने किया जावा डॉट यूटिल, ठीक है, जावा डॉट यूटिल डॉट, मान लो एब्स्ट्रैक्ट मैप हमने यूज़ किया। ऐसे मान लो 15-20 को आपको क्लास को इंपोर्ट करना है। तो इसके बजाय 15-20 इंपोर्ट करने के बजाय आप ऐसा लिख सकते हैं। इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। आप जावा यूटिल डॉट स्टार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब कि जावा यूटिल से स्कैनर क्लास उठा ली जाएगी और ऑटोमेटिकली ये चलेगा। ठीक है, 1 मिनट, इसमें क्या दिक्कत हो गई यार? इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? अच्छा, ये अपनी वाली उठाने लग गया है ना, स्पेसिफिक नेम नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये अपनी वाली उठाने लग गया। तो इसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार कब सुइटेबल है? अगर आप ऐसी क्लासेस के नेम को यूज कर रहे हैं जो आपके अपने पैकेज में ना हो। समझ रहे हैं बात को? बताइए। क्योंकि आपने क्या किया, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार कर दिया। स्टार मतलब कि इसके अंदर कोई सी भी क्लास, अब आप इस यूटिल क्लास की, सॉरी, जावा यूटिल पैकेज की कोई सी भी क्लास को आप यूज कर सकते हो। आप अगर 10 क्लास को भी यूज कर रहे हो तो आपको 10 बार इंपोर्ट नहीं, सारी इंपोर्ट हो जाएगी। बट अब यहाँ पे चूंकि आपने स्पेसिफिक नाम नहीं दिया, तो आप जिस भी क्लास को यूज कर रहे हैं उस नाम की क्लास आपके पैकेज में नहीं होनी चाहिए। ये भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन मान लो है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। सर आपकी आवाज नहीं है। अभी आ रही है? अब आ रही है। यस सर। कब अब से आ रही है सर, कब से अभी नहीं आ तक रही थी? एक 2 मिनट, 1 मिनट से नहीं आ रही थी। 1 मिनट से नहीं आ रही थी? हाँ, वो अभी जो इसके बाद पूछा था कि टाइम से नहीं आ रही। ये यूटिल के बाद जो आपने कहा तब से नहीं आ रही थी। ये जो मैंने लिखा था, नहीं, वो नहीं आ रही। फिर से बताता हूँ। देखो, मैं क्या बता रहा था कि हमने क्या किया, जावा यूटिल स्कैनर हमें लिखना था, ठीक है, ठीक है। हमें, लेकिन हमने क्या किया, इंपोर्ट जावा यूटिल स्टार लगाया। क्यों ये लगाया? क्योंकि हम यूटिल पैकेज के 10 और क्लासेस को यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग 10 more classes from जावा डॉट यूटिल। अगर जावा यूटिल की 10 और क्लास को यूज कर रहे हैं, एक स्कैनर को भी यूज कर रहे हैं, तो अगर मैं इस अप्रोच से जाऊंगा तो मुझे 11 बार इंपोर्ट स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। इंपोर्ट जावा यूटिल डॉट स्कैनर, इंपोर्ट जावा यूटिल दिस, इंपोर्ट जावा यूटिल दैट, 10 मोर टाइम्स हमें इंपोर्ट लगाना पड़ेगा। तो हमने ये कर दिया, सबसे अच्छी बात है। लेकिन जावा यूटिल स्टार में प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसी कोई क्लास आप यूज कर रहे हैं जिस नेम की क्लास आपके पैकेज में भी अवेलेबल है, तो भाई आपने यहां नाम चूंकि नहीं दिया है तो प्रेफरेंस इसको उठा लेगा। देखिए, कर्सर ले गए, कॉम डॉट मेन ऐप डॉट स्कैनर आ रहा है। अभी मुझे तरजीह देनी पड़ेगी, मुझे प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि नहीं यार, यूटिल का उठाओ यार, अपनी वाली मत उठाओ। क्योंकि चूंकि हमने नाम नहीं दिया है ना, नाम नहीं दिया है, तो अगर स्कैनर नाम की क्लास मेरे खुद के पैकेज में होगी तो पहले फर्स्ट प्रेफरेंस अपने वाले को दे दिया जाएगा, बिकॉज नेम इज नॉट मेंशन्ड हियर। हाँ, अगर ये क्लास नहीं होती, डिलीट मारते हैं, मैं अगर ये क्लास नहीं होती, सी
अभी कहाँ से ये क्लास किसकी बन गई, यूटिल की बन गई। वो समझ गया, अच्छा यूटिल स्टार लगाए हो, स्कैनर तो तुम्हारे पास है ही नहीं, इसका मतलब पक्का यूटिल चाचा की होगी, ठीक है। लेकिन अगर अपने पास है तो क्या करेंगे, सवाल ये है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी नाम की क्लास बनाते हैं और वो नाम की क्लास इनबिल्ट क्लास से क्लैश कर जाती है। अब हम ये यूटिल स्टार की जगह क्या करें, तो आप ऐसे कर सकते हैं, जावा डॉट यूटिल, ठीक है, यूटिल डॉट स्कैनर। ये आप यहाँ पे क्लास के नेम को, इसको बोलते हैं फुली क्वालिफाइड नेम। आप फुली क्वालिफाइड नेम का यूज कर लें। अब बताइए कोई कंफ्यूजन है क्या कि ये स्कैनर कौन सी है? जावा डॉट यूटिल। हाँ, यूटिल की है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। जब आप काम वगैरह करोगे तो ऐसे दिक्कत आती हैं कई बार, ठीक है। कई बार हमें इंपोर्ट करने में तकलीफ होती है, तो इस तरह से ये सब चीज़ें सिंटैक्स याद रखें, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत सारी बातें हमने आपको बताई। पहले तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक, और अभी यूज़र इनपुट पे वापस से आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो मैं नोट पॉइंट में इसको रखता हूँ, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है ये भी नोट पॉइंट में रखता हूँ। अब आ जाते हैं भाई यूज़र इनपुट पे, क्योंकि ये सब छोटी मोटी चीज़ें आप जान गए। तो सिंपल, हमें भाई जावा यूटिल से ही प्री डिफाइंड कोड मिलता है यूज़र इनपुट लेने का। तो हम क्या करेंगे, सीधा अपनी कोई स्कैनर स्कैनर बना के नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि स्कैनर नाम की क्लास अवेलेबल है, तो हम कभी भी नहीं बनाएंगे इसको। डिलीट कर दो भाई इसको, कंटिन्यू। चलो, उड़ा दिया हमने। एंड स्कैनर क्लास को हमें यूज़ करना था, तो हम ऐसे नाम क्यों दें, क्योंकि जब मेरे पैकेज में उस नाम की क्लास है ही नहीं तो इसकी नीड नहीं है। अननेसेसरी कोड बढ़ रहा है, एंड ये हो गया। तो अगर आपको यूज़र इनपुट लेना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये सिंटेक्स आपको अपने ध्यान में रखना है। ये इसको लिखने से क्या हो जाएगा, इन सब चीज़ों पे अभी आपको नहीं जाना है। स्कैनर क्लास हमारे खुद के पैकेज की भी नहीं होती है, ना ही जावा डॉट लैंग की होती है, इसलिए हमें इंपोर्ट भी करना पड़ा। इस सिंटेक्स में आप इस बात का ख्याल रखेंगे, जो बिगनर्स अक्सर गलती करते हैं, स्कैनर क्लास है तो लोअर केस में लिख देते हैं, जिससे एरर आता है, कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा। इसलिए स्कैनर का एस हमेशा अपर केस होगा। न्यू एक कीवर्ड है तो इसमें कोई छेड़खानी कर ही नहीं सकते, आप न्यू का न्यू ही लिखोगे। अगेन, ये एक क्लास का नेम है तो इज एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, एस अपर केस में ही, लोअर केस रखोगे तो एरर आ जाएगा। सिस्टम भी एक क्लास है, तो इसका भी एस अगर लोअर केस रखोगे तो एरर आ जाएगा। एंड डॉट इन भी आपको एज इट इज़ ही यूज़ करना है यहाँ पे, बिल्कुल एज इट इज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इन सब की बात आगे चल के हम करेंगे। वैसे इसमें बस एक जगह फ्लेक्सिबिलिटी है, एक जगह थोड़ी सी नुमानियत है, वो है आपका स्कैन। ये एक वेरिएबल नेम है, ठीक है, एक सिंपल वेरिएबल नेम है, जिसको आगे चल के हम इसको रेफरेंस वेरिएबल बोलेंगे। बट अभी आप रेफरेंस वेरिएबल नहीं जानते तो इसको वेरिएबल बोलो आप, इसको कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज नहीं है। तो ये एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल का नाम आपको मैंने रूल पढ़ाया है, ठीक है। रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर में हमने आपको पढ़ाया है कि एक वेरिएबल का नाम क्या क्या दिया जा सकता है, जो मन है वो दे दो। बट हमेशा हमने आपको बोला है कि वेरिएबल का नेम हमेशा मीनिंगफुल देना चाहिए। तो स्कैनर क्लास का अगर कोई वेरिएबल बना रहे तो स्कैनर बोल सकते हैं इसको, स्कैन बोल सकते हो, एस भी लिख सकते हो शॉर्ट करने के लिए, आपकी मर्जी, मीनिंगफुल रख लो इसको। ये हो गया। अब ये लाइन के बाद अब आपको यूज़र इनपुट कैसा चाहिए। यू हैव 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। क्या क्या? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर। 8 हैं। अब उन 8 में कुछ भी आप यूज़र इनपुट ले सकते हो ना, तो सबके अलग अलग तरीके हैं। मैं सबका तरीका बता देता हूँ आपको। पहला, अगर आपको बाइट लेना है तो आप लिखेंगे बाइट, कोई बाइट बी, आप एक वेरिएबल बनाएं, ठीक है, आपने वेरिएबल बना दिया। अब इस वेरिएबल में खुद तो वैल्यू नहीं डालेंगे ना, वो तो फिर इनपुट बाय प्रोग्रामर हो जाएगा। इनपुट बाय यूज़र के लिए आप बी में इक्वल टू करेंगे, ठीक है, बी में इक्वल टू करके आप बोलेंगे स्कैनर से इनपुट लिया जाए, और बाइट लेना है तो नेक्स्ट बाइट मेथड आपको मिलेगा। ये सिंटैक्स, दिस इज़ योर मेथड, ठीक है। मेथड अभी आपने पढ़ा नहीं है तो बस एज इट इज़ आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा, अब हम इस बी के अंदर
रन टाइम पे कंसोल से वैल्यू देंगे, जिसको हम बोलेंगे यूजर इनपुट। और आइए वैल्यू दे करके हम आपको प्रिंट करके दिखाते हैं बी की वैल्यू। तो जब भी आप कंसोल से इनपुट लें तो आप ज़रूर एक मैसेज दें। यूज़र को पता कैसे चलेगा क्या डालना है? मैं एक जस्ट बोलता हूँ एंटर डेमो बाइट वैल्यू, ये हमने दिया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे चूंकि बात आ गई है तो यूज़र इनपुट की, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट भी आप यूज़ कर सकते हो। इस एलन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है न्यू लाइन। देखो मैंने ऐसे किया, हिट किया, ठीक है, रन बटन। अब मैं जो इनपुट देने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ई के बगल में क्लिक करूँगा, ठीक है, और वैल्यू देता हूँ। पर वैल्यू कहाँ ले रहा है? नीचे। मतलब कि एंटर अ डेमो बाइट वैल्यू लिखना था, कोई बात नहीं, बाय वैल्यू हो गया। एंटर अ डेमो बाइट वैल्यू के बाद मुझे एक नई लाइन मिली है। अगर मैं ये एलन हटा दूं तो वो न्यू लाइन मुझे नहीं मिलेगी। अभी देखिए, अभी मैं इसके बगल में ही वैल्यू ले सकता हूँ सी, या मुझे थोड़ा स्पेस पे लेना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको बाइट कर लेता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे दे करके थोड़ा सा स्पेस ले लूँगा। तो अब मैं अपने मैसेज के सामने कुछ वैल्यू लिख सकता हूँ 12 ऐसे, ठीक है। अगर एल कर दोगे तो न्यू लाइन मिल जाती है, ठीक है। या न्यू लाइन आपको चाहिए तो आप स्लैश एन का भी यूज़ कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। तो अब ये वैल्यू कहाँ पे ली जाएगी बताइए, इस लाइन में या न्यू लाइन में? न्यू लाइन। करेक्ट। तो अभी हम अगर करें तो देखिए यहाँ पे टैप कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पे ले ले, लेकिन नहीं लेगा वो। जैसे ही आप लिखने जाओगे वो नीचे ही लेगा। सो ये स्लैश एन तो जब ज़रूरत पड़े तभी आप यूज़ करें। अगर आपको न्यू लाइन चाहिए लास्ट में तो यू कैन यूज़ एल एन, ठीक है, बट हमने एल एन नहीं लिया हुआ है। अब चलिए इसको हम आपको रन करके दिखाते हैं। तो आ रहा है, अब मैंने लिया 12। अभी 12 लेने के बाद ये 12 आ किससे रहा है? ये आ रहा है इस नेक्स्ट बाइट मेथड की वजह से। एंटर डेमो बाइट वैल्यू आया, स्कैनर डॉट नेक्स्ट बाइट चला, जो कि इसके अंदर एक ऐसा कोड चला जो मुझे कंसोल से वैल्यू लेने के लिए अलाउ कर रहा है। मैंने वैल्यू डाली। अब जैसे ही मैं डालने के बाद हिट एंटर करूँगा, एंटर करते ही वो 12 इस बी में स्टोर हो जाएगा एंड देन वो बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी सी। जैसे ही मैं हिट एंटर करूँगा, देखिए 12 प्रिंट हो गया, ये बी में 12 आ गया। तो इसको हम बोलेंगे यूज़र इनपुट, ठीक है। अब चूंकि आप ये डेमो समझ गए यूज़र इनपुट का, तो हम बाकी सारा फटाफट से आपको बता देते हैं। अलग अलग मेथड्स होंगे अलग अलग प्रिमिटिव के लिए, जैसे शॉर्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे दूसरा हो गया शॉर्ट। शॉर्ट के लिए हम यूज़ करेंगे मैं डायरेक्ट, ठीक है, एक कोई मैसेज वगैरह नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट एस टी कर लेते हैं एंड स्कैनर डॉट नेक्स्ट शॉट। पता समझ गो, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट शॉट, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लॉन्ग, ऐसा ही मिलने वाला है। तो कमेंट वमेंट हटाते हैं, सीधा सीधा करते हैं अब, ठीक है। तो शॉर्ट हो गया। देन अगर हम करें इंट आई इज इक्वल टू, इसमें आपको मिल जाएगा स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। अब आप समझ गए होंगे, आई होप कि क्या चल रहा है यहाँ पे। लॉन्ग एल एल इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, ठीक है। अब इसमें आप एल मत लगाने लगना इधर क्योंकि यूजर इनपुट है भाई साहब, है ना। तो लॉन्ग वैल्यू ही आपको मिलने वाली है। देन अब डेसिमल वाले में आ जाओ। डेसिमल वाले के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? वही सेम फ्लोट एफ इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है। एंड सेम बिल्कुल डबल के लिए डबल डी इज इक्वल टू, सॉरी क्या हो रहा है, डबल डी इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल। सो नेक्स्ट नेक्स्ट आपको सिर्फ लगा देना है एक जगह, फिर गड़बड़ी होगी देखो अभी बूलियन में, बूलियन में से गड़बड़ी नहीं होगी, कैर में बूलियन बूलियन बूल इज इक्वल टू स्कैनर, सॉरी स्कैनर डॉट डॉट नेक्स्ट बूलियन, ये हो गया। अब कैर वैल्यू लेने के लिए नेक्स्ट कैर नाम का मेथड नहीं है, ठीक है। हम अगर करें कैर सी इज इक्वल टू स्कैनर डॉट, ओके देयर इज नो नेक्स्ट कैर मेथड,
सी यहाँ पे सजेशन भी देता है इक्लिप्स, बड़ा अच्छा हमें मेथड बताता है। स्कैनर पे डॉट लगाओगे ना, स्कैनर जो वेरिएबल है वो किसका है, स्कैनर क्लास का, है ना। तो यहाँ पे अगर आप स्कैनर पे डॉट लगाओगे तो स्कैनर क्लास के सारे मेथड्स दिखाता है, इनबिल्ट कोड दिखाता है। देयर इज़ नो नेक्स्ट कैर मेथड एट ऑल। सो मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा नेक्स्ट ओनली, एंड देन मैं लगाऊंगा कैर एट और इसमें डालूंगा 0। ये तरीका होता है। अभी इस तरीके में आप कुछ भी मत में से पूछना कि ये कैर एट में 0 क्यों है, क्या है, कैसे है, ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हमें स्ट्रिंग पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी मैंने सिर्फ आपको एज अ सिंटेक्स बताया है कि आपको यूज़र इनपुट लेना है तो इस तरह का सिंटेक्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब आप देख लें भाई, 8 तरीका हमने बता दिया आपको, जो भी वैल्यू आपको यूज़र से लेनी है आप ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसमें से किसी का डेमो देखना है आपको, बाइट का मैंने दिखाया, अगर इसमें से किसी का डेमो करना है तो बताइए, अभी कर दें, नहीं तो ओके है तो बताइए, फिर आगे बढ़ा जाए। आवाज़ आ रही है ना मेरी कि फिर हाँ से? सर, आ रही है। ओके हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लूँ। और ये हम कोड ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया यूज़र इनपुट। ठीक है, यूज़र इनपुट के लिए हम इस तरह की कुछ कहानी इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, नाउ यू नो हाउ टू टेक यूज़र इनपुट फ्रॉम यूज़र। देन लेट्स कम बैक टू आवर मेन कंसेप्ट, नेस्टेड इफ एल्स। सो एक बार फिर से मैं रिकॉल करा दूं क्योंकि वही उसमें बहुत टाइम लग गया। सो नेस्टेड इफ एल्स में क्या है भाई साहब, इफ एल्स के अंदर वापस से इफ एल्स, उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। कब यूज़ करेंगे, जब मल्टीपल कंडीशन में मुझे कोई एक सक्सेस मैसेज देना है ना, और हर कंडीशन के गलत होने पे उसका एक एरर मैसेज हमें लिखना है। ऐसे केस में आप नेस्टेड के पास ही जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे लिखना है, मुझे प्रिंट करना यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन, एंड ये हो गया हमारा सक्सेस मैसेज। ठीक है, अब ये मैसेज कब प्रिंट करना है, जब मेरी ये तीनों कंडीशन ट्रू हो। यही लिखा है मैंने, इफ यू हैव टू प्रिंट अ सक्सेस मैसेज बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशन के बेस पे एक सक्सेस मैसेज, एंड यू हैव टू प्रिंट वन एरर मैसेज फॉर ईच कंडीशन, हर कंडीशन का एरर मैसेज होना चाहिए। ऐसा सिनेरियो आपके सामने ज़रूर आएगा रियल वर्ल्ड में। अगर आप कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे तो उस समय भूलिएगा मत, आपको नेस्टेड इफ एल्स के पास सीधा चल जाना है। आइए बनाते हैं अब इसको, बड़ा मज़ेदार रहेगा ये हम लोग के लिए। सो सारी वैल्यू यूज़र इनपुट लेते हैं अब हम, ठीक है, क्योंकि हम यूज़र इनपुट सीख चुके हैं चूँकि। सो मैं इसको हटा लेता हूँ, एंड क्या क्या लेना है भाई साहब देखा जाए ज़रा तो। परसेंटेज TC एंड PCM। परसेंटेज भाई 100 से ज़्यादा होगा नहीं, तो कौन सा डेटा टाइप लिया जाए, एंटर योर परसेंटेज, बताइए। बाइट हाँ बाइट हाँ, करेक्ट करेक्ट भाई, 100 से ज़्यादा होगा नहीं तो बाइट बेस्ट है। सो हम यूज़ करेंगे बाइट परसेंटेज। हालांकि कई बार सिखाने के लिए हम इंट भी ले लेते हैं, ऐसा आप इंट अगर ले रहे हो समझाने के लिए तो ठीक है, मतलब डेटा टाइप मकसद नहीं है अगर समझाना तो इंट ले लो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चूंकि हम डेटा टाइप पढ़ चुके हैं तो हम सोच रहे कि चलो उसको भी इंक्लूड किया जाए। ठीक है, तो बाइट परसेंटेज इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट बाइट। तो एक परसेंटेज ले लिया, जो भी होगा 50, 40, 100, 90, 100, ठीक है, यही सब हो सकता है। एंड देन हम दूसरा वैल्यू ले लेंगे, यूज़र से अब सारा लेंगे। दूसरा वैल्यू हमारा होने वाला है एंटर योर, डू यू हैव TC। ठीक है, डू यू हैव TC, है ना, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, राइट। डू यू हैव TC, एक स्पेस देते हैं यहाँ भी, स्पेस देते हैं। तो TC आइदर यस और नो करेगा, यस के लिए Y, नो के लिए N, मतलब मुझे कैरेक्टर वैल्यू लेनी पड़ेगी। सो मैं लिखूंगा कैर TC इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट। ठीक है, स्कैनर डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट ऑफ 0। ये हो गया मेरा Y और N, हम इस TC में ले लेंगे। देन आगे आ जाओ PCM के मार्क्स। ठीक है,
PCM enter your PCM परसेंटेज, या PC भी ले सकते हो, अगर किसी का बायो हो तो डोंट माइंड। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ कर लेंगे बाइट PCM इज इक्वल टू नेक्स्ट बाइट। हो गया काम, तीनों वैल्यू हमें यूज़र से मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ़, सबसे पहले परसेंटेज चेक करेंगे। अगर मेरा परसेंटेज लेस देन या सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 60 या 60 से ज़्यादा नहीं है तो क्या होगा भाई साहब? मैं अपने कंसोल को साइड में कर लूँ, थोड़ा मुझे जगह मिल जाएगी। ठीक है, इसको साइड में यहाँ कर लेते हैं एंड इसको भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। चलो, तो अगर परसेंटेज 60 या 60 से ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भी मुझे एक एरर मैसेज प्रिंट कर एरर मैसेज प्रिंट करना है। हर एक कंडीशन का एक एरर मैसेज अनिवार्य है भाई साहब। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक एरर मैसेज दे दूँगा। क्या एरर मैसेज दे दूँ? यहाँ पे मैं दे देता हूँ नॉट एलिजिबल। रीज़न क्या है भाई? परसेंटेज। भाई तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज की वजह से तुम एलिजिबल नहीं हुए हो। ठीक है, चलो, और अपने हिसाब से आप इसको स्टेटमेंट लंबा चौड़ा कर सकते हो, मैं छोटा ही लिखने के लिए बस ओवरऑल परसेंटेज लिख दिया हूँ। अच्छा, अगर परसेंटेज 60 से ज़्यादा हुआ तो इफ़ के अंदर कंट्रोल जाएगा। परसेंटेज अगर 60 से ज़्यादा हुआ तो कंट्रोल जाएगा इफ़ के अंदर। अब इफ़ के अंदर हम दूसरा इफ़ लगा देंगे, इसी को बोल गए नेस्टेड। लो भाई साहब, नेस्टेड हो गया। फिर मैंने बोला क्या TC है कि नहीं? TC इक्वल टू TC की वैल्यू होनी चाहिए अपर केस में y। ठीक है, लोअर केस में भी दे सकते हो या दोनों भी दे सकते हो। अभी हम लॉजिकल ऑपरेटर नहीं पढ़े हैं तो सिर्फ मैं y दे रहा हूँ। ठीक है, तो TC की वैल्यू अगर y है, ठीक है, TC की वैल्यू अगर y है तब तो बहुत अच्छी बात है कि आप सारे हर्डल्स पार कर रहे हो ना। परसेंटेज 60 से ज़्यादा है, कंट्रोल अंदर आया। फिर ये वाले इफ पे आया, TCY भी है तो कंट्रोल अंदर घुस गया फिर से। लेकिन ये भी तो हो सकता है TCY ना हो, N हो। उस केस में इस वाले इफ का एल्स चलेगा। और ध्यान रहे, हमें हर एक कंडीशन का एरर मैसेज देना है, मतलब हर एक कंडीशन का एल्स बनाना है हमें। ठीक है, तो इसमें हम दे देंगे क्या? नॉट एलिजिबल बिकॉज ऑफ TC। सिंपल, नॉट एलिजिबल एंड रीज़न क्या हो जाएगा भाई? TC नहीं है भाई। ठीक है, TC प्रॉब्लम। चलिए, ये हो गया। चलो, दोनों हर्डल्स पार कर लिए, 60 से ज़्यादा भी है, TC भी है। अंदर घुसे आप, इस वाले इफ के अंदर आ गए। इस वाले इफ के अंदर अगेन यू कैन चेक, मतलब अगेन यू हैव टू चेक PCM। इफ क्या PCM का मार्क्स कितना बोला था हमने? 50 बोला था आई थिंक। ठीक है, क्या 50 से ज़्यादा है? 50 से 50 से ज़्यादा है? अगर ऐसा है तो मतलब कि तीनों कंडीशन ट्रू हो गई। यू हैव टू प्रिंट वन सक्सेस मैसेज ऑन मल्टीपल कंडीशंस। ये रही आपकी मल्टीपल कंडीशन, और ये अगर तीनों सही हुई तो आपको प्रिंट कर देना है सीधा सीधा यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। यू आर एलिजिबल। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि लास्ट राउंड पे आके छट जाए भाई साहब, PCM में गड़बड़ा जाए, तो PCM का भी एक एल्स होना चाहिए ये। और यहाँ पे हम सिस आउट कर देंगे नॉट एलिजिबल बिकॉज ऑफ PCM परसेंटेज। ठीक है, नॉट एलिजिबल बिकॉज ऑफ PCM परसेंटेज। समझ में आया सीन? इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। अब देखिए, इफ एल्स के अंदर वापस से हमारे पास यहाँ पे इफ एल्स है, उसके अंदर वापस से इफ एल्स है, एक इफ एल्स के अंदर इफ एल्स चल रहा है। एल्स के अंदर भी इफ एल्स बन सकता है। हमने इफ के अंदर इफ एल्स बनाया, एल्स के अंदर भी इफ एल्स बन सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो अब कंडीशन आप देख ले, हमारे पास कैसा सीन था कि मल्टीपल कंडीशन पे मुझे एलिजिबल प्रिंट करना है, और कोई भी कंडीशन गड़बड़ होगी तो उससे करस्पॉन्डिंग एरर मैसेज आएगा ना। अभी चेक करने की बारी आई है, कंसोल में रन किया हमने,
तो सबसे पहले हम जानबूझ के परसेंटेज सही लेते हैं, 70 कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं इसको इधर गैप लेता हूँ। 70 लिया हमने। टीसी को कर देते हैं एन। टीसी नहीं है भाई साहब। पीसीएम परसेंटेज मेरा 55 है। ठीक है, मतलब मैं छट जाऊंगा भाई, टीसी रीजन आएगा, नॉट एलिजिबल टीसी। चलो अगेन चेक करते हैं। अभी हमने कर दिया भाई परसेंटेज, तो मेरा गड़बड़ है पहले ही, 66% नहीं, कितना ले लिया, 33% है। बाकी टीसी भी है, कॉलेज स्कूल वाले भगाए हैं तुरंत टीसी देके। पीसीएम का परसेंटेज कितना ले यार, 33 तो ओवरऑल ही है, 33 ही कर देते हैं। चलो एंड इंटर करते हैं, तो नॉट एलिजिबल। ओवरऑल में ही छट गए ना, तो बाकी तो बात की कहानी है। अब अगर मैं तीनों सही कर दूं, मैं 70 भी कर देता हूँ, यस भी कर देता हूँ, और पीसीएम में 60 कर दिया, तो मैं यू आर एलिजिबल। सो दिस इज द केस व्हेन यू मस्ट गो विथ नेस्टेड इफ एल्स। क्लियर हुआ सबको? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेस्टेड का यूज़ करेंगे। देन इसके बाद की जो कहानी है हमारी, वो अब हमारी आएगी कि हम एलसिफ लैडर को यूज़ कब करें। ठीक है, तो पहले मैं ये कोड ये आपका एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो ये फ़ोटो में आता नहीं। अब एलसिफ लैडर का यूज़ हमें समझना है। ठीक है, या एलसिफ लैडर का यूज़ हम लोग अपने अगले सेशन में करते हैं, क्योंकि फिर वो सेशन फिर लंबा जाएगा, फिर करीब करीब 8, 9, साढ़े 9 तक चल जाएगा। क्योंकि अभी मुझे क्या क्या बताना है मैं बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमें समझना है कि नेस्टेड इफ़ समझ गए। अभी हमें पहले समझना है कि एल्स इफ लैडर, ये समझना है। फिर हम इसमें इफ एल्स में पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर को कैसे यूज़ किया जाए। फिर हम यहाँ पे मल्टीपल इफ वर्सेस एल्सिफ लैडर, तो ये कुछ पॉइंट है। ठीक है, कुछ टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे। और हम ये नहीं चाहते हैं कि फिर जल्दी जल्दी में अपने टॉपिक हम लोग ख़राब करें। जिस तरह से अभी तक हम पूरा डेप्थ में जाते हुए हैं, वैसे ही सुकून से अगले सेशन में मैं इसको कवर करूँगा। एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं।